लीजिए, आज हम शुरू करते हैं दुनिया भर की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक, एन फ्रैंक की डायरी का पाठ। एन फ्रैंक की डायरी एन फ्रैंक ने ही लिखी है और 15 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस डायरी का दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हुआ है और हिंदी अनुवाद की बात करें तो सूरज प्रकाश जी ने इसका अनुवाद किया और वाणी प्रकाशन नई दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। हम इस किताब के कुछ पन्ने जो वितान भाग 2 में संकलित किए गए हैं और वितान भाग 2 को प्रकाशित किया है NCERT ने, तो ये डायरी के पन्नों का पाठ हम शुरू करते हैं। ये डायरी लिखे जाने की शुरुआत हुई थी 12 जून 1942 में, जब एन फ्रैंक को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक डायरी मिली और उसने लिखने की शुरुआत की। लेकिन इसके हम कुछ पन्ने जो वितान में संकलित हुए हैं उनको पढ़ रहे हैं और पहला जो पन्ना है डायरी का वो बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखा गया। एन फ्रैंक कहती हैं, प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूं। लेकिन ये मत पूछो कि कहां और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूं कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई हैं कि हम कल ही छुपने की जगह जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाजा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी
तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीजें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वांदान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स के से भरा एक थैला लेकर गईं। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डशिफ्ट को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रहीं। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने वाले हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन क्या कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थीं और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बॉय कहना था। हमने गोल्डशिफ्ट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट,
ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थीं कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़ कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी ऐन।